हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम ये कुछ 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। मोस्टली ट्राई करेंगे कि 4 टॉपिक्स क्लियर हो जाए। अगर नहीं होते पूरे आज की इस वीडियो में, तो कल हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूट्रिफिकेशन के बारे में, और मैं कुछ इसको बाय रिटर्न कुछ समझाने नहीं वाला, आप बस सुनो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूट्रिफिकेशन से। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं इसको लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा क्या होता है यूट्रिफिकेशन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक फील्ड में ना, ये हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है। ये बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड में क्या हो रहा है, हमने एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जब हम इस फील्ड में कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके साथ एक और हमें साइट मिल रही है, इंडस्ट्रियल साइट है। फॉर द सेक हम सोचते हैं इंडस्ट्रियल साइट है और ये एग्रीकल्चर साइट है। इस एग्रीकल्चर साइट में हम लोग एग्रीकल्चर करते तो हम लोग एनपीके का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। हम ये तीन का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। हम इन तीनों का यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स, एग्रीकल्चर में न्यूट्रिएंट्स, ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। और ये हमारी फैक्ट्री है। इसके सीवेज से जो भी गंद वगैरह निकलता है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रीम मिल रहा है, लेक या रिवर टाइप का स्ट्रीम मिल रहा है। ये सारा गंद इधर जा रहा है, क्योंकि ये तो हमारे इंडिया में एक किस्म का वो हो गया है, मतलब एक किस्म का प्रोसेस हो गया है कि एग्रीकल्चर जब करना है तो पानी इरिगेशन इतनी ज़्यादा कर दो जितना तो चाहिए भी नहीं है। हालांकि अगर वो रीज़न नहीं होगा, तो जब ग्राउंड वाटर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ग्राउंड वाटर में इकट्ठे हो जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। वो सारे कहीं ना कहीं जाके उस स्ट्रीम में मिल जाते हैं, और सीवेज भी जाके स्ट्रीम में मिल जाता है। स्ट्रीम हो गया मतलब एक छोटी पानी की स्ट्रीम जो निकल रही होगी कुछ भी, ठीक है। अब ये स्ट्रीम से किस में जाएगी? ये शिफ्ट हो जाएगी एंड में जाके रिवर में, और रिवर किस में जाएगा? सी में, ठीक है। या तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कह देते हैं बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा, या फिर अरेबियन सी में चला जाएगा, ठीक है। ये मैं पूरा ना एक किस्म का एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूँ यूट्रिफिकेशन क्या होता है। या तो ये बे ऑफ बंगाल में चला गया, या तो अरेबियन सी में चला गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट था हमारा, वो सारा कहाँ पे चला गया? इसको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम में चला गया। ये मैं सारा लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब क्या होगा, ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, और कहीं ना कहीं ये जो सीवेज निकला होगा, इसमें गंदे वो होंगे जो कि फिशेस, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल रहेंगे। और ये न्यूट्रिएंट्स वो सारे जो होंगे, वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाके कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जब ये न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं जाके एक्वेटिक इकोसिस्टम में इकट्ठे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, एल्गी। अब एल्गी क्या होता है? ये भी एक ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट ही होता है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जब हम लोग ने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, जो उनका किंगडम के बारे में पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था। तो एल्गी की जब हम बात करते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स ही रहते हैं। और ये प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली पानी वाले रीजन, जहाँ पे हमें पानी मोस्टली पानी मिलता है, वहाँ पे रहते हैं। या फिर ट्रीज़ के नीचे लगे रहते हैं, मतलब जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेज होती हैं वहाँ पे हमें मिलते हैं, जहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये एल्गी होगी, इसको अच्छा खासा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिल रहा है। तो एल्गी भी तो एक किस्म का ग्रीन प्लांट ही है ना। एग्रीकल्चर में हम लोग न्यूट्रिएंट्स क्यों डालते हैं? क्योंकि उनकी ग्रोथ बढ़ानी होती है। तो कहीं ना कहीं जब ये एल्गी को, जो एल्गी होगी या पानी में जब इतने न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एल्गी की ग्रोथ कितनी होगी? बहुत ज़्यादा, जितनी होनी नहीं चाहिए उतना होगा, ठीक है। अब एल्गी की ग्रोथ जब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है, एल्गल ब्लूम होता है। ये एल्गल ब्लूम क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे जब हम एल्गल ब्लूम पे शिफ्ट होंगे। अभी हम यही पढ़ते हैं। क्या होगा, एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रूम हुई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो एल्गी होगी, हमारा ये पूरा जो सी मिल रहा है, अरेबियन सी मिल रहा है, इस अरेबियन सी में पूरे मोस्टली रीजन में क्या होगा, कम से कम हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि आधे रीजन में ये एल्गी एक्वेटिक का जो सरफेस लेयर होगा वहाँ पे ऊपर जम जाएगी या ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पे प्लांट्स रहेंगे, जो आपको पता होगा कि 100 से 150 मीटर तक प्लांट्स उग सकते हैं, किसमें? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। 100 से 150 मीटर तक, क्योंकि वहाँ तक सनलाइट की रेज पहुँचती है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तो प्लांट्स लग सकते हैं।
कहीं ना कहीं जब ये एल्गी फ्लोट करने लग जाएगी, सरफेस लेयर पे फ्लोट करने लग जाएगी, तो क्या होगा कि जो नीचे प्लांट्स उग रहे होंगे उनको तो ये अपना फोटोसिंथेसिस मिलेगी नहीं, ठीक है, उनको तो सनलाइट मिलेगी नहीं, वो क्लोरोफिल तो कर नहीं पाएंगे, वो क्लोरोफिल नहीं करेंगे, वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ये जो एल्गी है इसकी वजह से क्या होगा कि जो नीचे वाले प्लांट्स होंगे उनको वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन अपना खाना खुद बनाता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो क्लोरोफिल से अपना पेट भर लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, सनलाइट ही नहीं मिल रही, वो खाना ही नहीं बना पा रहे, तो वो तो मर जाएंगे ना, वो तो डाई हो जाएंगे, ठीक है, वो तो मर जाएंगे। अब वो जो प्लांट्स जो मर जाएंगे, अब आपको पता होगा कि जब हम कोई एनिमल लैंड पे मरता है तो कहीं ना कहीं वो तो बहुत मतलब बहुत बड़ा होता है शेप में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कुत्ता मर गया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपने आज जो कुत्ता मरा हुआ कहीं पे देखा वो कल भी उतना ही रहेगा, परसों भी उतना रहेगा। पर हालांकि क्या होता है, अगर आपने आज जो कुत्ता देखा वो कल 70% रहेगा, परसों 30% रहेगा, और 3-4 दिन में वो वहाँ पे सिर्फ उसकी हड्डियाँ भी दिखेगी हम लोग को। वो क्यों होता है? बिकॉज वो ओनली सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जो उसको खा लेते हैं, जिसको हम डेट्रिटस कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब प्लांट्स मरेंगे, प्लांट्स को भी तो खाने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होंगे ना वहाँ पे, प्लांट्स को भी खाने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होंगे, और इन बैक्टीरियाज को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। बैक्टीरिया क्या इनहेल करता है या ऑक्सीजन इनहेल करता है? तो कहीं ना कहीं जब बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएगा हमारा, किसकी वजह से? क्योंकि प्लांट्स मर गए, वहाँ पे बैक्टीरिया हो जाएगा, और जब बैक्टीरिया हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लग जाएगा वो। जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लग जाएगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा? एनोक्सिया कंडीशन हो जाएगी। एनोक्सिया कंडीशन हो जाएगी। अब एनोक्सिया कंडीशन क्या होती है? जहाँ पे ऑक्सीजन या तो बहुत कम हो या तो एकदम बिल्कुल कम, मतलब ख़त्म ही हो गई, काइंड ऑफ ऐसा बोलो। वो तो ख़त्म होना इम्पॉसिबल है, कि ऑक्सीजन बहुत कम हो गई। ऑक्सीजन बैक्टीरिया इनटेक कर रहा है, जितने ज़्यादा मरेंगे उतने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, उतने ज़्यादा बैक्टीरिया ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, उतना ज़्यादा एनोक्सिया कंडीशन वहाँ पे डेवलप होगी। इससे क्या होगा कि सारे के सारे हमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, फिशेस, जो भी हैं, उन सबको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, ठीक है। तो उनको ऑक्सीजन मिलेगी? जब एनोक्सिया कंडीशन होगी, ऑक्सीजन ही कम होगी, तो उनको कैसे मिलेगी? तो कहीं ना कहीं वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, या तो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द, कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने अभी? यूट्रोफिकेशन क्या होता है। अगर एक लाइन में बोलना जाए कि यूट्रिफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन में क्या होता है? सिंपल, जब कोई भी न्यूट्रिएंट्स या फिर फैक्ट्री से जो सीवेज निकलता है वो किसी भी वाटर इकोसिस्टम में एंटर करता है, उसके बाद ये सब प्रोसेस होती है, जिसमें सबसे पहले एल्गी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी, उसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं आ पाएगी, तो नीचे वाले जो प्लांट्स रहेंगे वो मरते जाएंगे, बैक्टीरिया डेवलप होगा, वो ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक करेगा, एनोक्सिया कंडीशन आएगी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा यूट्रिफिकेशन, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि मोस्टली जब इसके बारे में बात करते हैं ना यूट्रिफिकेशन, ये मैंने आपको यहाँ पे NPK बताया, इसमें से आप याद रखना, इसमें मोस्टली जो ज़्यादा ये करता है, ये यूट्रिफिकेशन करता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा हम क्या बोलते हैं उसको, ठहरा सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं, वो ठहरा सकते हैं हम फॉस्फेट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉस्फेट की वजह से होता है, और दूसरे नंबर पे नाइट्रेट्स की वजह से होता है। जी, मतलब फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो मतलब एग्रीकल्चर लैंड से जो फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो चले जाता है वाटर बॉडीज़ में। तो अगर हम इनडायरेक्टली हमें बोलना जाए सिंपल कि यूट्रिफिकेशन क्या होती है, आप सिंपल यही बोलो कि जब भी ग्रीन एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी लेक में या किसी भी स्ट्रीम में या कहीं पे भी, तो जो वहाँ का सरफेस एरिया रहेगा, वहाँ पे जो हमें वहाँ की इमेज मिलेगी, उसके सरफेस एरिया की जो हमें इमेज मिलेगी, उसको हम लोग यूट्रिफिकेशन कहते हैं। अब यूट्रिफिकेशन क्या होता है वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो मोस्टली लोगों को ये समझ आ गया होगा, मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पढ़ाने का ट्राई किया है। आप इसको थोड़ा सा एक बार रीड करोगे बुक से, तो आपको एकदम से दिमाग में आ जाएगा, छप जाएगा क्या होता है ये, ठीक है। क्लियर है इतना? ओके, सो नाउ अब बात करते हैं हम लोग एल्गल ब्लूम के बारे में। एल्गल ब्लूम क्या होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले
एल्गी को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? एल्गी हम किसके सेंस में कह रहे हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम के सेंस में, तो हम इसको फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोल सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स भी क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जो छोटी छोटी फिशेज जिस पे डिपेंड रहती है खाने के लिए। एल्गी को हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स भी कह सकते हैं ना। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर जो एल्गी है, सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म, मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक है? ये है माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रहते हैं, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब ये कोस्टल वाटर में हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि कोस्टल वाटर में क्या होता है, हालांकि जाता तो ये स्ट्रीम या रिवर से ही पानी जाता है ना कोस्टल वाटर्स में, तो इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें वहाँ पे क्या मिलता है, जैसे मैंने अभी यूट्रिफिकेशन में आपको समझाया कि बहुत ज़्यादा जब ये सारा एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा डेवलप किससे होंगे? ज़्यादा डेवलप तो उसी से होंगे ना, किससे? जो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, हालांकि उसके अलावा जो ग्रोथ होगी वो तो कम ही होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी। आपको उस तरह से समझ नहीं आएगा, तो सबसे पहले मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। जो एल्गल ब्लूम जिसको कहते हैं, सबसे पहले याद रखना इसका दूसरा नाम होता है रेड टाइड। तो अगर आपको पूछ ले कि रेड टाइड क्या होता है, तो रेड टाइड ऐसा कुछ नहीं कि जो टाइड्स है उसका रंग रेड हो जाएगा तो उसको हम रेड टाइड कहेंगे, नहीं। रेड टाइड एल्गल ब्लूम का ही नाम है। अब क्या होता है, जब एल्गी की प्रोडक्शन, मतलब एल्गी जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत हाई क्वांटिटी में हो जाए, ठीक है, और कंट्रोल में ना हो, और उसकी वजह से वो हार्मफुल और टॉक्सिक इफेक्ट्स हमें बताए। क्या समझे? सेम मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बुक्स वगैरह में आपको शायद से इस तरह का नहीं मिले। क्या मैंने बताया? एल्गी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इकोसिस्टम में, कंट्रोल में नहीं है, प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स। किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय, किसकी वजह से हो रहा है? फाइटोप्लैंक्टन्स, काइनोबैक्टीरिया, मोस्टली जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, बेंथिक एल्गी। ठीक है, बेंथिक एल्गी क्या होता है? बेंथोस मैंने कल पढ़ाया था ना, ठीक है। डाइनोफ्लेगलेट्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमें एल्गम ब्लूम मिलता है वो डाइनोफ्लेगलेट्स की वजह से होता है, ठीक है, डाइएटम्स। इसमें से काइनोबैक्टीरिया, डाइएटम्स एंड डाइनोफ्लेगलेट्स, इनका नाम आपने 2021 के प्रीलिम्स में देखा होगा, ठीक है। अब इसका जो ड्यूरेशन रहता है, ये कुछ हफ्तों तक भी रह सकता है, बहुत सारे साल तक भी रह सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो मोस्टली मैं आपको ये छोटे छोटे से सेंस में ही आपको पढ़ा दिया, क्योंकि मैं अगर पढ़ाना चाहता इसको बड़ा लंबा टॉपिक भी लेके जा सकता था, पर इसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं पढ़ने वाला। पर इसके लिए आप एक छोटी सी चीज़ याद रखो, जो हमारे फिल्टर फीडर होते हैं, सबसे पहले फिल्टर फीडर होते हैं, ये भी 2021 में प्रीलिम्स में आया था, जो कि शोर के पास रहना पसंद करते हैं। वैसे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शोर के पास रहना पसंद करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शेलफिश आती है हमारे पास। अब क्या होता है, इनमें बायोअक्यूमुलेशन होता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इनटेक कर लिया तो बायोअक्यूमुलेशन हो गया। अब बायोअक्यूमुलेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था। क्या होता है, सिंपल, कि जब कोई भी जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो ट्रॉपिक लेवल में एंटर करेंगे, उसको हम लोग बायोअक्यूमुलेशन कह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसी से मोस्ट अफेक्टेड हम जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है वो इसी वजह से होता है। तो आपको पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो है मोस्ट इफेक्ट किससे करता है, वो फिल्टर फीडर्स की वजह से करता है, ठीक है। क्लियर है इतना? सो इतना क्लियर आप लोगों को? तो दिस इज अबाउट द एल्गम ब्लूम। कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। जो था मैंने इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। हाँ, इतना याद रखना कि ब्लूम्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन जो होता है रेड और ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या चीज़ें, वो मैंने मैक्सिमम इस चीज़ में पढ़ाने की कोशिश की। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ कम पढ़ रहा है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा मैंग्रोव्स, ठीक है, कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं। सिंपल से मैं समझाता हूँ, मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊँगा उन सब चीज़ों पे, क्योंकि बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं अपनी आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ जाता है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, हमें इस रीजन में ना थोड़े थोड़े पानी पानी मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। मोस्टली ब्रैकिश वाटर ही रहेगा ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है, पानी इतना बड़ा भी नहीं, लगाओ 1 से 2 फुट के बीच में पानी मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे। और यहाँ पे ना ट्रीज भी ग्रो हो रही है यहाँ पे इस पानी में। हालांकि ये सी वाटर है, हम बोल सकते हैं ब्रैकिश वाटर है, 5 से 35 पीपीटी के बीच में यहाँ पे रहेगा सॉल्ट कंटेंट, पर फिर भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रीज मिलती हैं। अब जो यहाँ पे हमें ट्रीज मिलती हैं उसी बेसिस पे हम लोग इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। कैसे? हमें यहाँ पे मिलते हैं, सबसे पहले एक टर्म बताता हूँ मैं, निमेटोफोरस। अब आप बोलोगे निमेटोफोरस क्या होता है? निमेटोफोरस वो वाले प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आसपास जो हवा रहेगी उसके, वहां से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन इनटेक करेगा। और जब वो ऑक्सीजन इनटेक करेगा, वो ऑक्सीजन किसके लिए इनटेक करेगा? अपने रूट्स के लिए इनटेक करेगा। तो क्या होता है निमेटोफोरस? वो वाले प्लांट्स जो कि हवा से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और वो ऑक्सीजन इनटेक किस लिए करते हैं? वो अपने रूट्स के लिए इनटेक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं मैंग्रोव्स की, इनको थोड़ा सा ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इनके जो रूट्स, हमें जब इन ट्रीज के रूट्स मिलते हैं वो बहुत स्प्रेड हुए मिलते हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं, ठीक है। आप फोटो देखोगे आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि मैंग्रोव क्या होता है, ठीक है। ओके, जब क्या होता है, इन मोस्टली जो ये ट्रीज रहती हैं, ठीक है, तो इनमें जो हमें ना मोस्टली एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, प्रोपग्यूल्स। मैंने प्रोपग्यूल्स के बारे में आपको कल भी बताया था। प्रोपग्यूल्स क्या होते हैं? एक ट्री रहता है, उसके साइड पे इतना छोटा छोटा सा ऐसा ऐसा निकल जाता है, मतलब जैसे ऐसा लगता है छोटा बर्ड है, पर वो अलग किस्म के प्लांट्स उगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन ट्रीज के ऊपर ना ऐसा प्रोपग्यूल्स से निकलते हैं, और कहीं ना कहीं ये जब अच्छे खासे थोड़े से बड़े हो जाए, ये पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिर के ये फ्लोट करने लग जाते हैं, फ्लोट करके वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का मैंग्रोव फॉरेस्ट का सिस्टम चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आएगा कि कैसे वहाँ पे ट्रीज जो हैं वो सर्वाइव करती हैं, कैसे पनपती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एस्टरीज में भी कह सकते हैं। एस्टरीज वाटर्स जो हमें यहाँ मिलता है वो एस्टरीज का भी आ सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? सो दिस इज अबाउट द मैंग्रोव्स। मैं वही, ये सेम है इसमें। मैंग्रोव्स में जो थोड़ा बहुत जो भी जनरल चीज़ें थी वो मैंने पढ़ाई, और करेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे इसमें पढ़ना चाहो आप, सेम मैंग्रोव्स जो है ये भी 1 घंटे का टॉपिक बन जाएगा, पर इसमें कॉस्ट बेनिफिट इतना नहीं है, क्योंकि अगर मैंग्रोव्स के बारे में कभी पूछ भी लिया तो इम्पॉर्टेंट जो है वो ये पूछेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंग्रोव्स इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले गुजरात में मिलते हैं, हमें महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलते हैं, रत्नागिरी में, हमें गोवा में मिलते हैं, हमें कावेरी के डेल्टा पे मिलते हैं, कावेरी डेल्टा में मिलते हैं, हमें कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे मिलते हैं, गोदावरी के डेल्टा में मिलते हैं, हमें महानदी के डेल्टा पे मिलते हैं, हमें सुंदरबन मैंग्रोव्स मिलते हैं, पूरे एशिया के सबसे नंबर 1 पे आता है मैंग्रोव, हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताई थोड़ी सी कि इंडिया में अगर हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो साइट्स है ये थोड़ा बहुत पढ़ लो कि गुजरात में मिलेंगे सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स, रत्नागिरी सेम अगेन वेस्टर्न घाट्स, गोवा वेस्टर्न घाट्स, कावेरी ईस्टर्न घाट्स, कृष्णा का गोदावरी, कावेरी कृष्णा गोदावरी महानदी रिवर्स है, तीनों ईस्टर्न घाट्स, सुंदरबन नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ठीक है, सब कुछ है ये, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये रहेंगी वो वाली साइट्स जहाँ पे हमें मैंग्रोव्स मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट द टुडेज वीडियो। आज के टॉपिक आज हमने कवर करा यूट्रिफिकेशन, एल्गल ब्लूम, मैंग्रोव्स, ठीक है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे हम कोरल रीफ्स के बारे में, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा ऐसे ही रहा। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।